ABC हेल्थ में आप सबका स्वागत है। मेरा नाम है शिखा और आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो हमारी दिनचर्या का हिस्सा है। आजकल म्यूज़िक सुनना और म्यूज़िक भी इस तरह से सुनना कि हम म्यूज़िक को सुनने के लिए ईयरफोन्स, एयरपॉड्स इस तरह के उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जो जाहिर सी बात है तकरीबन 10-20 साल पहले इतना ट्रेंड नहीं था। लेकिन वो म्यूज़िक जो हम सुनते हैं वो हमें जो इंटरनल हैप्पीनेस देता है या हमारे मूड को अपलिफ्ट करता है, वो कई बारी आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत ही लेकर आ सकता है। कैसे कि वो आपको परमानेंट हियरिंग लॉस दे सकता है या फिर आपको टेम्परेरी हियरिंग लॉस दे सकता है। और अभी एक रीसेंट केस स्टडी जो आई है वो अभी वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर। एक मेकअप आर्टिस्ट थी दिल्ली की और उसने बताया कि वो 8 घंटे की जर्नी में थी, बस पर वो जा रही थी और उस दौरान उसने 8 घंटों के लिए एयरपॉड्स का इस्तेमाल किया। और एयरपॉड्स हमें ज़ाहिर पता है काफ़ी अच्छे क्वालिटी के होते हैं, लेकिन उसने इतनी लाउड वॉइस में वो सुना है और उसके बाद वो 45% तक उसका एक कान में हियरिंग लॉस जो है वो हुआ है। उसके बाद उसने काफ़ी मेहनत की है उस हियरिंग लॉस को वापस से अपनी जगह पर लाने की और तकरीबन काफ़ी स्टेरॉइड्स उसने लिए हैं। तो आज इसी इशू पर हम बात करेंगे कि क्या जिस चीज़ को हम अभी तक इतना सीरियसली नहीं लेते थे वो क्या सच में बहुत सीरियस है। और मेरे साथ आज डॉक्टर स्पेशलिस्ट है, ENT स्पेशलिस्ट है और मेरे साथ है डॉक्टर ईशान कौशिक जो कि कंसल्टेंट है अल्केमिस्ट में और उनका अपना क्लिनिक है प्राइमस क्लिनिक। और सर स्वागत है आपका। हाय मैम, गुड इवनिंग। सो डॉक्टर ईशान, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया कि हम मतलब यंगस्टर्स खासकर आजकल हर कोई वैसे यूज़ करता है जब आप काम कर रहे हैं, किचन का काम कर रहे हैं, इवन हाउसवाइफ्स यूज़ करती हैं, स्कूल जा रहे हो, कॉलेज जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन, एवरीबडी यूज़ ईयरफोन्स और एक अपना प्राइवेट एक स्पेस अपने जोन में चला जाता है। क्या वो इतना सीरियस हो सकता है कि आपका हियरिंग लॉस हो जाए? येस मैम, सी ऑक्यूपेशनल हियरिंग लॉस हैज़ ऑलवेज बीन देयर। मतलब अगर हम बात करें कि जो लोग एक पर्टिकुलर ऑक्यूपेशन में जुड़े हैं, जो कि हैवी मशीनरी में काम करते हैं, तो उसके हेल्थ हज़ार्ड हमें पता है, बिकॉज उनके लिए एक डिफाइंड लिमिट है कि 85 डेसिबल का अगर हियरिंग लॉस आपको, अगर आपका साउंड आ रहा है, लाउडनेस लेवल है, अगर वो 8 घंटे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो दैट कैन लीड टू हियरिंग लॉस। ये जो हम बात कर रहे हैं रिक्रिएशनल हियरिंग लॉस की, जो अभी तक एक WHO ने इस चीज़ को आइडेंटिफाई नहीं करा है। बट हम अपनी डेली प्रैक्टिस में काफ़ी पेशेंट्स देखते हैं जो कि 12 से 35 साल की यंग एज के अंदर होते हैं, जिनका काम, जैसे कि आजकल वर्क फ्रॉम होम का ट्रेंड है, तो यू हैव टू यूज़ एक्सेसिव हेडफोन्स, ईयरफोन्स, एंड साथ साथ में आपको नहीं पता लगता कि आप कितना लाउडनेस पे उसको सुन रहे हो। जैसे जिसके बारे में आप बता रहे हैं कि शी वॉज ट्रैवलिंग, तो उसके साथ साथ एक एम्बिएंट नॉइज़ भी पीछे होती है। अब उसको कम करने के लिए आप हियरिंग बेटर करने के लिए आप लाउडनेस इंक्रीज़ कर देते हो। अब कानों की तो अपनी क्षमता है, उस क्षमता के बियॉन्ड अगर आप सुनोगे, उस ड्यूरेशन के बियॉन्ड आप सुनोगे, तो वो हियरिंग लॉस का कारण बनेगी। और आजकल अगर देखा जाए, मतलब 2015 का डेटा मेरे पास है, WHO ने बोला कि 1.1 बिलियन, दैट इज़ 1/6 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन बिटवीन द एज ऑफ 12 से 35 साल, दे आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग दिस काइंड ऑफ अ लॉस। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज अनलाइक आपकी बॉडी का जो बाकी पार्ट जो रिकवर कर सकता है, ये हियरिंग लॉस एक बार डेवलप करता है तो ये रिकवरेबल नहीं होता है। तो जैसे अब मैंने जो लेडी की बात की है जिसका केस वायरल हुआ है, उसने इंस्टाग्राम पे ये सारी गाथा बताई है। हालांकि उसने बोला कि मेरा टेम्परेरीली फेस था वो और उसमें मुझे स्टेरॉइड्स वगैरह लेने पड़े। तो आप कह रहे हैं कि कई बारी ये परमानेंट भी हो सकता है। बिल्कुल मैम। तो कैसे, मतलब कितना वो यूज़ करने पे ये टेम्परेरी और कितना यूज़ करने पे वो? सी इसके अंदर सिर्फ एक अगर मैं बात करूँ लाउडनेस क्वेश्चन की, दैट इज़ नॉट दी ओनली फैक्टर। इसमें आपकी जेनेटिक्स भी इन्वॉल्व है, इसमें आपके कुछ नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स, आपका लाइफस्टाइल, ये भी इन्वॉल्व है। सो वो हर एक फैक्टर हर इंडिविजुअल के लिए डिफरेंट है। अब जो पेशेंट्स हमारे पास अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, एंड अगर मैं इसके मैकेनिज्म की बात करूं कि ये हियरिंग डेवलप कैसे करता है, तो उसमें मोटे तौर पे 2 तरीके से ये डेवलप करता है। एक होता है मैकेनिकल स्ट्रेस, कि आपने ज़्यादा आवाज़ एक कम समय के अंदर कान के अंदर पहुँचाई, वहाँ पे शेयरिंग फोर्सेस की वजह से जो इनर ईयर का स्ट्रक्चर है वो डैमेज हुआ, जो कि आपको सुनने में हेल्प करता है। तो काइंड ऑफ कान का पर्दा जिसे कहते हैं? कान का पर्दा सिर्फ एक माध्यम है जो आवाज़ को अंदर ट्रांसमिट करता है। अच्छा, मैं बात कर रहा हूँ हेयर सेल्स की। हेयर सेल्स कान के अंदर वो सेल्स हैं जो कि आपकी आवाज़ को पकड़ के उनको एम्पलीफाई करके अंदर तक पहुँचाते हैं, उनको डिकोड करते हैं। सी बेसिकली जो आपकी आवाज़ सुनने का जो प्रक्रिया है वो 2 भाग में डिवाइडेड है। एक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं साउंड कंडक्शन, कि बाहर के एनवायरनमेंट से आपके कान के अंदर आवाज़ जा रही है। अब आवाज़ जो है वो एक मैकेनिकल एनर्जी है, ऑलराइट। उसको ट्रांसमिट करने में आपका बाहर का कान का पर्दा, उससे जुड़ी हड्डियाँ, ये सब जुड़ी होती हैं, ये सब इन्वॉल्व होती है।
एक बार जब वहाँ से कान के अंदर ट्रांसमिट हो गई तो दे आर स्पेशलाइज सेल्स जो कि इस आवाज़ को अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे कन्वर्ट करके इनको एनर्जी के रूप में दिमाग तक पहुँचाता है, फिर आप इस चीज़ को समझ पाते हैं। सो लाउडनेस की वजह से आपके एक्सटर्नल ईयर के अंदर भी पर्दे में छेद ये भी हो सकता है, प्लस जो इनर ईयर के न्यूरल स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर भी शेयरिंग फोर्सेस की वजह से मैकेनिकल डैमेज हो सकता है। अब अगर वो लाउडनेस उतना ज़्यादा लंबे समय तक के कान में नहीं गया, इट कैन स्टिल कॉज सम लॉस, जो कि हम लोग एंटी इन्फ्लेमेटरी मेडिकेशन जिसमें स्टेरॉइड्स आते हैं का यूज़ करके कुछ पेशेंट्स के अंदर कई बार वापस लेके आ सकते हैं। इसमें 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नंबर 1 डिग्री ऑफ लॉस कितना है, नंबर 2 प्रेजेंटेशन, डॉक्टर के पास कितने समय में पेशेंट आया है। ज़्यादातर केस में क्या होता है कि हम लोग अमूमन पार्टी में जाते हैं एंड डीजे अगर होता है लाउड साउंड तो हमारे सबके कानों के अंदर वी गेट दैट टिनाइटिस और जो रिंगिंग सेंसेशन, एंड वो कई बार कुछ दिनों तक परसिस्ट कर जाती है। अब हमें इस विंडो को समझना पड़ेगा कि अगर लॉस हुआ है तो इसको जल्दी आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम लोग टाइमली एक्ट करके जो भी मेडिकेशन है वो स्टार्ट कर सकें। जैसे आपने बताया कि एक रिंगिंग सेंसेशन है, मतलब सीटी बजना, जैसे कान में ऐसा आवाज़ आना जी, वो अमूमन हम जब स्विमिंग करते हैं तो भी कान में पानी चला जाए तो भी इस तरह का साउंड आता है जी। तो उसमें भी क्या इस तरह के एक्टिविटीज़ में भी हियरिंग लॉस वगैरह हो सकता है? सी मैम, टिनाइटिस एक प्रेजेंटेशन है। टिनाइटिस के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। वो आपके एक्सटर्नल ईयर, मिडिल ईयर, इनर ईयर, किसी की भी अबनॉर्मैलिटी को दर्शा सकता है। सो टिनाइटिस होना ही अपने आप में एक अबनॉर्मैलिटी है, मतलब कान के अंदर सीटी का बजना इस अबनॉर्मैलिटी। अगर पानी गया तो कई बार वहाँ पे वैक्स फूलने की वजह से यू कैन डेवलप अ हियरिंग लॉस, उसकी वजह से आपको सुनने में दिक्कत आती है। बट यहाँ बात कर रहे हैं जिनको लाउड साउंड के एक्सपोजर के बाद डेवलप हुआ है, तो उन पेशेंट्स को थोड़ा सा इसके बारे में समझ के रहना चाहिए कि पहली बात तो अवॉइड करें, बिकॉज ये एक ऐसी बीमारी नहीं है कि जिसका कोई क्योर है। यहाँ पे हमारे को उसको प्रिवेंट करने के लिए स्टेप्स ज़्यादा उठाने पड़ेंगे, तो उस पर हमारा फोकस हमेशा होना चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या आती है, जिस एज ग्रुप की हम लोग बात कर रहे हैं, दीज आर यंगस्टर्स, तो उस एज में वैसे भी उनको समझाना कुछ दैट इज वेरी डिफिकल्ट। तो हाँ, आप अकॉर्डिंग टू डॉक्टर्स क्या सही रेंज है लाउडनेस की भी, लाउडनेस का अलग पॉइंट जी, प्लस कितने घंटे सुनना म्यूजिक, आप ईयरफोन से सुनते हैं, एयरपोर्ट से सुनते हैं, जो भी माध्यम से सुनते हैं, इज सेफ? राइट। सो इसमें एक रूल होता है 60-60 का। 60 मतलब बोलते हैं कि 60% ऑफ द वॉल्यूम फॉर नॉट मोर देन 60 मिनट्स। वाई एम सेइंग दैट बिकॉज कुछ स्टडीज़ के अंदर देखा गया कि 80 डेसिबल का हेयरिंग लॉस, मतलब 80 डेसिबल का लाउडनेस आवाज़ का, अगर वो आपने एक हफ्ते में 5 घंटे भी यूज़ करा है, इट कैन कॉज सम इरिवर्सिबल चेंजेस। अब वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जस्ट वन इंसिडेंट कि उसने 8 घंटे सुना और उसके बाद उनको डेवलप हो गया। वी आर टॉकिंग अबाउट द एक्यूमुलेटेड लॉस। ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि ओवर द ईयर्स डेवलप करती है। इट्स नॉट दैट कि 1 या 2 इंसिडेंट हुए हैं उसके बाद दिक्कत होनी शुरू हो गई। दिस इज समथिंग विच इज़ हैपनिंग एट मतलब हायर फ्रिक्वेंसीज जो आपकी नॉर्मल हियरिंग को इफेक्ट नहीं कर रही है, बट दे आर कॉजिंग सम सटल साइंस, जैसे कि कान में शोर का आना या कान के अंदर अमून पेन का रहना, ठीक है। और वो चीज़ जब सालों साल चलेगी तो वो कई बार आपके हियरिंग लॉस को डेवलप कर सकती है। तो आपके पास केसेस आते हैं, आपने बताया कि 12 साल से भी स्टार्ट होते हैं, 12 साल के बच्चे आते हैं, किस तरह की केस स्टडीज आ रही है? सबसे पहला इनिशियल जो सिम्टम वो लेकर आते हैं वो किस तरह का है? ज़्यादातर पेशेंट्स आते हैं कंप्लेन के साथ कि हमारे कान में रिंगिंग सेंसेशन है, एंड जब आप उनकी हिस्ट्री से पूछते हो तो कहीं ना कहीं वो एक्सेसिव यूसेज ऑफ एयरपॉड्स या हेडफोन्स वो हमेशा रहता है। सेकंड मोस्ट कॉमन कंप्लेन होती है ऑरल फुलनेस, कान के अंदर भारीपन या फिर पेन। अब वो पेन किसी इन्फेक्शन के कारण नहीं है, ये एबनॉर्मल सेंसिटिविटी है आपके कान की जो कि एक लाउड साउंड के एक्सपोजर के बाद होता है। कुछ परसेंट पेशेंट ऑल्सो बोलते हैं हाइपर एक्यूसिस, मतलब इनटॉलरेंस टू लाउड साउंड। सो ये भी कहीं ना कहीं प्रेजेंटिंग फीचर्स हो सकते हैं नॉइज इंड्यूस्ड हियरिंग लॉस का या फिर एक्सेसिव लाउडनेस इंजरीज का। तो जैसे आपने एक बात कही कि आसपास के एम्बियंस को कट करने के लिए हम अपने ईयरफोन्स की वॉइस को लाउड कर देते हैं जी। तो जब आप ईयरफोन्स को उतारते हैं जी, तो आप मतलब कुछ पेशेंट्स ऐसे भी होते हैं उन्हें ऐसा फील होता है कि आसपास हमें उतना वॉल्यूम में सुनाई भी नहीं दे रहा है, मतलब जो पहले हम सुन रहे थे जिस तरह का, तो क्या इसे भी हियरिंग लॉस की कैटेगरी में कंसिडर किया? बिल्कुल। सो इसमें क्या होता है कि जैसे मैं सटल साइंस की बात कर रहा था, तो जब आपको ये लॉस डेवलप करता है तो फिर नॉइजी एनवायरनमेंट में आपको सुनने में दिक्कत आनी शुरू हो जाती है। कि अगर आप शांत वातावरण में बात कर रहे हैं, आप सब कुछ समझ पा रहे हैं, बट जैसे ही आप किसी लाउड जगह पे जाएंगे या पीछे बैकग्राउंड स्कोर या किसी मार्केट प्लेस में हैं, तो आपको चीज़ों को समझने में काफ़ी दिक्कत आएगी। ये एक सटल साइंस इसके बारे में डेफिनेटली हो सकते हैं, क्योंकि आपका जो ईयर है इट इज़ जस्ट लाइक वहाँ पे कुछ स्पेशल सेल्स हैं, स्पेशल गेट्स हैं जिनके थ्रू आयरन ट्रांसफ़र हो रहे हैं। अब उनकी भी अपनी लिमिट है,
कि वो उस लिमिट तक ही काम कर सकते हैं। इट इज़ जस्ट लाइक कि आप जिम में जाते हैं, आप मसल्स अपनी स्ट्रॉन्ग करते हैं, आप एक लेवल तक ही मसल्स को स्ट्रेच कर सकते हैं। सेम लॉ अप्लाई टू योर ईयर्स एज वेल। हाँ, तो आपके पास जो केस स्टडीज़ आती हैं उनके बारे में कुछ आप शेयर करना चाहें, किस तरह के बच्चे आ रहे हैं और ज़्यादातर पेरेंट्स वरिड हैं उस चीज़ में या पेरेंट्स उन्हें रोकते हैं? नहीं, बिल्कुल। ज़्यादातर केस में टीनेजर्स आते हैं जिनका मेन कंप्लेन होता है टिनाइटिस की, कान में हमारे को सीटियाँ बज रही हैं। एंड जब आप पूछते हैं तो साफ बताते हैं कि हमने जो है मतलब वी आर यूजिंग 3-4 आवर्स, बिकॉज अब ऑनलाइन क्लासेस भी काफ़ी बच्चों की होती हैं, एंड देन ऑनलाइन गेमिंग भी आजकल काफ़ी फैशन में है, तो उसके अंदर देयर आर सो मेनी गेम्स जो आपको कॉन्स्टेंटली एंगेज रखती हैं। पेरेंट्स से बात करेंगे तो पेरेंट्स जनरली वो उस एज की हम बात कर रहे हैं जब बच्चे अपने पेरेंट्स की बात थोड़ा कम ही सुनते हैं। एंड जैसे मैंने बताया कि नॉट एवरी पेशेंट विल डेवलप अ हियरिंग लॉस इमीडिएटली। ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है जो कि सालों में सामने आएगा। तो अभी जो वो दिन में 5, 6, 8 घंटा भी कई बार जो यूज़ करते हैं उनका उतना इमीडिएट इफेक्ट नहीं पड़ता। उनका काउंटर होता है कि हमारी हियरिंग इज़ फाइन। बट अगर हम बात करें हियरिंग की तो हियरिंग इज़ अ स्पेक्ट्रम। सो इंसानी कान 20 से लेके 20 हर्ट्ज तक की साउंड को सुन सकता है। हम बात कर रहे हैं आपकी स्पीच रिसेप्शन थ्रेशोल्ड्स की, जो कि नॉर्मल हम लोग रोज़मर्रा की बात में यूज़ करते हैं हाई फ्रिक्वेंसी लॉसेस की वजह से, जैसे कोई शाउटिंग करे, जैसे कोई शाउट करे। तो हाई फ्रिक्वेंसी की बात करें तो 8 किलो हर्ट्ज, 16 किलो हर्ट्ज। सो ये जो लॉस है ये जनरली हाई फ्रिक्वेंसी को ज़्यादा इफेक्ट करता है और धीरे धीरे प्रोग्रेस करके ये आपकी स्पीच फ्रिक्वेंसीज को भी इन्वॉल्व करना शुरू करता है। तो मान लीजिए किसी को कानों में भारीपन फील हुआ आफ्टर यूजिंग मतलब लॉन्ग टाइम आपने ईयरफोन्स यूज़ किए हैं, उन्हें फील होता है, 2-3 दिन उन्हें लगाना पड़ता है, उसके बाद वो छोड़ देते हैं जी। क्या जो ईयर का स्ट्रक्चर है या जो प्रॉब्लम प्रिवेल हो रही है वो वापस से अपनी जगह पे जा सकती है विदाउट एनी मेडिकेशन? लाइक आई सेड मैम कि ज़्यादातर केस में एकदम से डैमेज नहीं होगा, ये एक्यूमुलेटेड डैमेज है। सो हमें समझना पड़ेगा कि क्या हमारे लिए सेफ ड्यूरेशन है। लाइक आई सेड 60-60 का रूल, कि 60% ऑफ द वॉल्यूम फॉर 60 मिनट्स एंड नॉट बियॉन्ड। अरे हमारे ईयरफोन्स में आपको क्या लगता है कितना वॉल्यूम ऊपर तक सुनते हैं स्टूडेंट्स, कितना रेकमेंडेड है? 60%। 60% ऑफ दैट वॉल्यूम इज रिकमेंडेड एंड नॉट फॉर मोर देन 60 मिनट्स इन अ डे। इसमें कुछ चीज़ें जो आप ऐड कर सकते हैं, नॉइज़ कैंसिलेशन, है ना। सो ऐसा नहीं कि मतलब जितना महंगा एयरपॉड होगा या जितना महंगा आपका हेडफोन होगा वो आपको हियरिंग लॉस नहीं देगा, वो डेफिनेटली देगा। बट नॉइज़ कैंसिलेशन इज दैट कि जो आपके एम्बिएंट नॉइज़ को थोड़ा सा कट डाउन कर देगा। सो इसमें समझने वाली बात यह है कि इट इज़ नॉट द क्वालिटी बट द मेथड ऑफ यूजिंग दैट पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। सो उसमें हमारे को लाउडनेस को भी कंट्रोल करना है, साथ साथ में ड्यूरेशन को भी कंट्रोल करना है। आपको लगता है जो पहले वायर वाले जो ईयरफोन्स आते थे, जो पहले मतलब जो आप फोन में अटैच करके करते थे, उसमें भी उतनी ही प्रॉब्लम्स आती थी? Same, ma'am. We are talking about loudness. We're not talking about some radiation exposure over there. So loudness would be same. तो अब because usage increase हो गया है तो किसी से सामने ज़्यादा आ रहे हैं। जैसे मैंने बताया था कि हम लोग पहले ऑक्यूपेशनल हेल्थ हज़ार्ड की बात करते थे, जो लोग माइनिंग इंडस्ट्री में या फिर हैवी इंडस्ट्रीज में काम करते थे उनको रिकमेंडेड था कि आप अपने एयर प्रोटेक्टेड प्रोटेक्टिव वेयर यूज़ करिए, उसके बाद आप काम पे जाइए। यहाँ हम बात कर रहे हैं रिक्रिएशनल हियरिंग लॉस की, जिसका अभी तक कोई डेफिनेशन नहीं है। सो ये एक रीसेंट प्रॉब्लम है जो कि हम लोग फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ एक्सेसिव यूज ऑफ दीज गैजेट्स। ये पिछले कितने सालों से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी है? प्रॉब्लम पहले भी थी, हमारे टाइम में वॉकमैन होते थे मैम। अब विद दीज एयरपॉड्स एंड ऑल दोस हाई-फाई डिवाइस, तो यू कैन से 15 years और सो व्हेन दिस सोशल मीडिया बूम हैज बीन देयर, लोग अपने जो हैं फोन्स पे एंगेज रहते हैं। मैंने ये पहले हमारे घरों में भी स्पीकर्स होते थे जी, तो लाउड वॉल्यूम उस पर भी सुनते थे जब हम यंग थे जी। लेकिन अभी का ये हो गया है कुछ प्राइवेट अपना सुनना है, स्टूडेंट्स ने खैर क्लासेस भी लगती हैं, लेकिन अगर अपना भी कुछ सुनना है या फिर रूम बंद करके भी साउंड बहुत, मतलब मुझे ऐसा लगता है टेक्नोलॉजी जैसे जैसे इम्प्रूव हुई है उसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल हैं। तो टेक्नोलॉजी को आई मीन वी हैव टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, कि उसका बेटर यूसेज तभी है जब उसको हम लोग सेफ स्टैंडर्ड्स में यूज़ कर पाएंगे। तो आपने एक ऑक्यूपेशनल हैजर्ड्स की बात की, ऑक्यूपेशनल में आपने एक जो बॉर्डर पर काम करते मतलब जो सैनिक है हमारे जो सेना में काम करते हैं उनका बताया कि गन शॉट्स की वजह से भी हियरिंग लॉस होता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सो रूटीनली ओपीडी में काफ़ी पेशेंट्स, इनफैक्ट यंग सोल्जर्स जो अभी अपनी ट्रेनिंग में हैं, अब इनका भी आई मीन लाउड साउंड, इनका जो एक्सपोजर डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू व्हाट वी आर डिस्कसिंग हियर। उनके अंदर गन शॉट की बात करूं तो 120 to 140 डेसिबल उसमें एक साथ शूट होता है।
अब वो आपके पूरे सिस्टम को सैचुरेट करने के लिए काफ़ी है। इनफैक्ट सिंगल गन शॉट वुंड कैन गिव यू अ परमानेंट हियरिंग लॉस, और अगर वो चीज़ रिकरेंट होती रही तो उसके अंदर फिर वो लॉस कई बार रिकवर होता है। आई हैव डन पेशेंट जिसकी आई थिंक 26 ईयर ओल्ड अभी डिप्यूटेशन पे ही थे, एंड उनकी मतलब कान के अंदर बस शोर आना शुरू हुआ, सुनना कम हुआ। इट वाज जस्ट हिस्ट्री ऑफ 3 months ऑफ ट्रेनिंग, एंड उनमें उनको वही हैवी आर्टिलरी और वो सब यूज़ करना पड़ा, जिसकी वजह से उनका ये लॉस डेवलप हुआ। ऑल्दो क्योंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा हो गया था, तो इनफैक्ट स्टीरॉइड्स के बाद भी इनको कुछ ज़्यादा फ़र्क इसके अंदर नहीं पड़ा। ठीक है, अब वो लॉस कहीं ना कहीं परमानेंट है, बिकॉज वो वापस नहीं आ सकता। तो वो जॉब पे असर होता है उनकी? जॉब पे असर पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। और आपकी नॉट जस्ट जॉब, आपकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसमें काफ़ी आपको चैलेंजेस आते हैं। जैसे मैं बताया था कि जब आपको ये लॉस डेवलप करता है तो ये हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है। ये आपको फील तभी होगा जब आपके बैकग्राउंड में थोड़ा बहुत शोर होगा। अगर आप शांत जगह बैठे हैं तो आपको समझने में दिक्कत नहीं आएगी, बट मोमेंट की कोई बीच में अगर मार्केट का सीन आ गया, फिर मतलब इफ यू आर आउट समवेयर ट्रैवलिंग, वहाँ पे आपको आवाज़ को समझने में दिक्कत आएगी। तो कैसे पता चले, जैसे आपने बोला कि अभी तक कोई सिम्टम किसी को फील नहीं हुआ, ना रिंगिंग सेंसेशन है, लेकिन थोड़ा सा ऊंचा सुनना स्टार्ट हो गया किसी यंगस्टर को, तो क्या ऐसा सिम्टम नोटिस करके एक बार डॉक्टर के पास जरूर जाना चाहिए? जी, अगर ऐसा सिम्टम आ रहा है कि कान में रिंगिंग सेंसेशन है, या आपको सुनने में दिक्कत है, या कान में पेन भी फील हो रहा है ना, कि आप एयरपॉड्स लगाते हैं, मतलब? तो उसमें फर्स्ट स्टेप इज टू डायग्नोज, है ना, एक्सटर्नल एग्जामिनेशन, कि बाहर के कान में कोई दिक्कत तो डेवलप नहीं हुई है ना। कई बार क्या होता है कि एक्सेसिव एयरपॉड यूज़ करने की वजह से आपके कान के अंदर एक्सेसिव वैक्स भी कई बार बन जाता है, एंड यू ट्राई टू क्लीन इट, वो कई बार इम्पैक्ट होता है, इट कैन ऑल्सो कॉज हियरिंग लॉस। सो फर्स्ट स्टेप इज टू विजिट अ स्पेशलिस्ट and to get yourself checked, both the examination as well as investigation in the form of audiometry, जो बेसिक सुनाई की जांच होती है। अब सुनाई की जांच इज़ अ वेरी गुड टूल टू असेस कि कितना लॉस है, कौन सी फ्रीक्वेंसीज पे है या नहीं। अगर कई बार क्या होता है कि एपरेंट लॉस डेवलप नहीं होता है पेशेंट्स को, जैसे मैंने बताया कि इंसानी कान 20 से लेकर 20 हर्ट्ज तक की फ्रीक्वेंसीज को सुन सकता है, तो वो जो हाई फ्रीक्वेंसी लॉस है 16 हर्ट्ज पे, 16,000 हर्ट्ज पे, 18,000 हर्ट्ज पे, वो आपकी लाइफस्टाइल को अफेक्ट नहीं करेगा, बट समहाउ आपको अनकंफर्टेबल करेगा। तो पहला स्टेप है टू आइडेंटिफाई कि आपको जो डेवलप हुआ है, जो सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या वो एपरेंट लॉस में कन्वर्ट तो नहीं हो गए, सो दैट यू कैन अगेन लिमिट। जैसे मैंने बताया था कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें आपको इसका क्योर नहीं है, इसको आपको प्रिवेंशन की उसमें जाना ही पड़ेगा। तो इफ दैट इज स्टार्टेड डेवलप, तो कहीं ना कहीं आपको उसको लिमिट करना पड़ेगा। तो आपने कंप्लीट हियरिंग लॉस वाले कुछ यंगस्टर्स भी ऐसे केस स्टडीज भी देखी हैं, या वो टेम्परेरी वंस ही थे? मेजॉरिटी मैम टेम्परेरी ही होते हैं वाले, एंड परमानेंट लॉस मैं बोलूँगा कि एकदम एब्सोल्यूट कान डेड नहीं हो जाता, उनके अंदर कुछ एक्सटेंट तक उनके सुनने की जो क्षमता है वो कम हो जाती है। So you need a hearing aid for that? Yes, तो दो ही माध्यम हैं जिनसे आप इस चीज़ को रिहैबिलिटेट कर सकते हो। अगर तो हियरिंग लॉस हुआ है, कंप्लीट डेड नहीं हुआ, तो उसमें हियरिंग एड विल हेल्प। अगर हियरिंग कंप्लीट लॉस है, उस केस के अंदर आपको फिर कॉक्लियर इम्प्लांट की आवश्यकता पड़ती है ना। बट वही, दीज आर अगेन द ट्रीटमेंट मोडालिटीज जो कि यंग एज के अंदर जनरली रिकमेंड करने बड़े डिफिकल्ट हैं। बहुत डिफिकल्ट है, मतलब इट इज लाइक अ शेम। हाँ, आई मीन ये एक थोड़ा सौतेला व्यवहार हम लोग अपने कानों के साथ करते हैं। सो नॉट जस्ट द यंगर ग्रुप, बट जो ओल्ड एज पेशेंट्स भी जब होते हैं एंड वी टेल देम टू यूज हियरिंग एड्स, तो उनके यहाँ थोड़ा सा हिचक हमेशा होती है। हाँ, तो ये ओल्ड एज से स्टार्ट हुआ, जैसे हमारे आसपास बुजुर्ग होते हैं, इवन हमारी फैमिलीज में, हाउस होल्ड में, दादा नाना, काफ़ी ऊंचा सुनना, जब मतलब पहले की बात कर रही हूँ मैं, काफ़ी ऊंचा सुनना वो बहुत साल पहले भी ऐसे होता था कि वो एज के साथ उनका हियरिंग लॉस हो रहा है। जी, तो वो वाला जो हियरिंग लॉस है और आज वाला है, मतलब कितना फ़र्क आ गया है टाइम में, आपको लगता है कि? like I said, और वो एज के साथ, मतलब दैट इज अ नेचुरल प्रोसेस। यस, सो 50 इयर्स के बियॉन्ड हमारी बॉडी में नेचुरल चेंजेस आते हैं, जिसकी वजह से जो हम बोलते हैं एज रिलेटेड हियरिंग लॉस से हर इंडिविजुअल डेवलप करता है। बट आपकी जेनेटिक्स, आपकी रेस, आपका लाइफस्टाइल, मेटाबॉलिक सिंड्रोम्स, आपकी स्मोकिंग की हैबिट्स, अल्कोहल, ये कहीं ना कहीं इसको काफ़ी हद तक मॉडिफाई करती है। सो 50 इयर्स के बियॉन्ड हम रेकमेंड करते हैं कि आप ईयरली में साल में एक बार अपने कानों की एटलीस्ट जांच कराएं, ठीक है, सो दैट कि अगर कोई हियरिंग लॉस है तो उसको आप अर्ली डिटेक्ट करके उसको रिहैबिलिटेट कर सकें, ठीक है। सेकेंडली, अब ये जो प्रॉब्लम है, जैसे मैंने बताया कि अभी 15 इयर्स में ज़्यादा दिखनी शुरू हुई है, तो डेटा भी 15-20 इयर्स का ही है। सो ये जनरेशन जब 50 इयर्स क्रॉस करेगी, तो उस टाइम पे ऑब्वियसली इनको सुनने की दिक्कत ज़्यादा महसूस होगी, बिकॉज ऑलरेडी इस एज पे वो आर एक्सपोज टू मोर नॉइस, ठीक है। तो आगे आने वाले मे बी 20-30 साल में हमको थोड़ा सा मतलब हियरिंग लॉस जो है वो
बढ़ना चाहिए। मतलब तो आप एज ए डॉक्टर कितने % आपको लगता है, मतलब अभी आपने बोला कि WHO ने भी बहुत सीरियसली इसे जी मार्क किया है या नहीं किया है? मतलब उन्होंने बोला कि 1.1 बिलियन, दैट इज 2015 का डेटा है। तो इसमें इंडिया के भी काफ़ी हैं। ये वर्ल्ड की पॉपुलेशन की बात कर रहा हूँ। इंडिया में अभी देयर वाज सम गाइडलाइंस, आई एम नॉट वेरी श्योर ऑफ द सोर्स ऑफ दैट, बट इंडियन गवर्नमेंट जो हेल्थ एडवाइजरी है, दे आर एडवाइजिंग फॉर यूसेज ऑफ नॉट मोर देन 2 hours for these AirPods or anything which in is a day, in a day, yes, okay. in a day, है ना? So लेकिन वो कहीं फॉलो नहीं वो फॉलो नहीं हो पाता। कहीं ना कहीं थोड़ा कल्चर डिफरेंट है। कल्चर एज इन कि एक तो ऑनलाइन क्लासेस प्लस ऑनलाइन गेमिंग जिसका बहुत ट्रेंड है आजकल, वो इस चीज़ को कहीं ना कहीं ऑफसेट कर देती है। पोटेंशियल रिस्क आगे चल के क्या क्या हो सकते हैं इस सारी चीज़ों के? सो हियरिंग लॉस के साथ साथ ये आपकी आउटपुट को इन अ वे, आपकी जो साइकोलॉजिकल बिल्डअप है, आपका जो फिजिकल बिल्डअप है, कहीं ना कहीं उसको भी इफेक्ट करता है। बिकॉज देखा जाता है हियरिंग लॉस सिर्फ आपको वर्क के अलावा आपकी बाकी स्फीयर ऑफ लाइफ के अंदर भी इम्पैक्ट करता है। तो ग्लोबली देखा जाए तो हियरिंग लॉस से एसोसिएटेड जो वर्क आर लॉस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा हैं। ठीक है, सो आपकी ओवरऑल अगर बात करें लाइफ में इसका इम्पैक्ट है, बिकॉज ये एक ऐसी चीज़ है जो कि इरिवर्सिबल है। आप इसको सिर्फ रिहैबिलिटेट कर सकते हो, इसको आप रिवर्स नहीं कर सकते हो। तो उसका सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट भी काफ़ी है, जो कि आपकी मतलब वर्क लाइफ ईयर्स को भी अफेक्ट करता है। डॉक्टर, मैं कहीं पढ़ रही थी, क्या स्मोकिंग का भी कोई हियरिंग पे असर पड़ता है? ये एक मॉडिफाइबल फैक्टर है मैम, एंड जैसे मैंने बताया कि नॉइज इज़ जस्ट वन, तो उसमें पीपल विल हैव मॉडिफाइबल एंड नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स। मॉडिफाइबल के अंदर आपका स्मोकिंग, आपका लाइफस्टाइल, आपका मेटाबॉलिक सिंड्रोम, डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, अल्कोहल इनटेक, ड्रग इनटेक, ये सब आता है। इन चीज़ों को आप मॉडिफाई कर सकते हो। नॉन मॉडिफाइबल के अंदर बात करते हैं तो आपका एज, आपका रेस, आपकी जेनेटिक्स, ये इन्वॉल्व, इनके अंदर आपका कोई भी कंट्रोल नहीं है। सो इट्स नॉट जस्ट वन फैक्टर जो कि हमारे को इसके अंदर इफेक्ट कर रहा है। तो डॉक्टर ईशान, आजकल रेनी सीजन है, कुछ लोगों को ईयर इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में थोड़ा बताइए। रेनी सीजन से हम जानते हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, और जो टेम्परेचर है ये अराउंड 30-35 के आसपास रहता है। अब ये एक बिल्कुल एम्बिएंट टेम्परेचर है किसी भी ऑर्गेनिज्म को ग्रो करने के लिए। ज़्यादातर केस में अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल है जिसके कानों में कोई दिक्कत नहीं है और अपने कानों को नहीं छेड़ते, मतलब छेड़ने से मेरा मतलब वो खुद क्लीन नहीं करते हैं, कानों को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं करते हैं, उनको रेयरली प्रॉब्लम होगी। ज़्यादातर पेशेंट जो होते हैं उनको कहीं ना कहीं एक हैबिट होती है कानों को क्लीन करने की। ये एक तरह से मतलब बहुत प्रचलित है, बहुत पुराने समय से, कि लोग अपने कानों के अंदर तेल डालते हैं, कुछ डालते हैं। सो अब इसका मैं बेसिक समझाता हूँ। हमारी जो कान की जो स्किन है, इट इज़ वेरी सेंसिटिव एज़ कम्पेयर जो आपकी नॉर्मल स्किन है वो उसका 1/100 हिस्सा होगा नॉर्मली। सो जब उसको आप स्क्रैच करते हो तो आप उस स्किन के ऊपर डैमेज इंड्यूस करते हो। स्किन जो है एक नेचुरल एक बैरियर है बिटवीन इन्फेक्शन एंड यू। आपकी स्किन के ऊपर नॉर्मली बैक्टीरियाज प्रेजेंट होते हैं। अच्छा। सो जब आप वो स्क्रैच करते हो तो आप उन बैक्टीरियाज को एक पोर्टल देते हो कि आप घुसो। और इस मौसम में जब बैक्टीरियाज के लिए बिल्कुल एम्बिएंट टेम्परेचर है, उनकी ह्यूमिडिटी बेटर है और उनको एक जगह मिल जाती है तो वो डेवलप करते हैं। तो इसलिए बारिशों में कानों का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। तो इसमें अगर आप बेसिक इतना ही करें, कान को ना छेड़ें, वो ही काफ़ी है इस इन्फेक्शन दूर करने के लिए। लेट्स से अगर डेवलप कर भी जाता है तो इमीडिएट एक ENT ओपिनियन इज़ रिक्वायर्ड, है ना, बिकॉज इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आता है विद मेडिकेशंस। और अगर ये ख़राब होने पे आए तो ये काफ़ी ख़राब भी क्या सिम्टम दिखते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण? पेन, वेरी सीवियर पेन। सी ईयर स्किन जो है वो नीचे के स्ट्रक्चर्स पे बिल्कुल टाइटली अधेयर्ड होती है, वहाँ पे स्पेस होता ही नहीं एक्सपेंशन का। तो जब भी वहाँ पे एडिमा डेवलप करता है, सोजिश आती है, तो इट कॉजेज वेरी सीवियर पेन। वो अंदर के मतलब जो अंदर का पार्ट है उसमें सोजिश आती है। हाँ, जो कान की कैनाल होती है उसमें सोजिश डेवलप करती है, तो वेरी सीवियर वो पेन भी बहुत ज़्यादा। सेकंड होता है इचिंग। दैट इज द मोस्ट कॉमन सिम्टम विच पेशेंट्स कम टू अस। जो हमारे फंगल इन्फेक्शन होते हैं वो इन्वेड नहीं करते, वो स्किन के ऊपर ही ग्रो करते हैं और वहाँ से फिर वो कुछ केमिकल सीक्रेट करते हैं, इसके साथ कान के अंदर इचिंग फील होती है। थर्ड, कानों का भारी होना, कि सुनना कम हो जाता है क्योंकि कान के अंदर इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है, तो वो आपकी ड्रम को भी कई बार पूरा कवर कर देता है। फोर्थ, कान से कोई भी डिस्चार्ज आना। सो ये 4-5 कॉमन चीज़ें हैं जो कि मतलब बारिशों में ईयर इन्फेक्शंस को दर्शाती हैं। डॉक्टर, ये जो कान में साइनस या म्यूकस जो जम जाता है, जी, दैट इज इक्विवेलेंट टू दिस बैक्टीरियल इन्फेक्शन? वो बेसिकली म्यूकस डेवलप करता है मिडिल ईयर में। सो वो अलग तरह के इन्फेक्शंस हैं
जो कई बार जुकाम के बाद डेवलप कर जाते हैं। तो उसमें पर्दे के उसमें पीछे भी कान में भारीपन तो बहुत जी मैम, महसूस सो होता है। पर्दा जो है हमारा, उसके दोनों ही तरफ एयर होती है। जिस जगह की हम लोग अभी बात कर रहे हैं दैट इज़ द मिडिल ईयर, वो बाहर की दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। उसको वेंटिलेट करने के लिए एक ट्यूब होती है जो मेरे कान को मेरी नाक से जोड़ती है। तो कई बार अगर मुझे बहुत सीवियर ज़ुकाम है तो कई बार वो ज़ुकाम एसिडिक इन्फेक्शन बन के मिडिल ईयर को अफेक्ट करता है, जो कि पर्दे के पीछे। इन केस के अंदर ईयर ड्रॉप्स का कोई यूज़ नहीं है, बिकॉज ये प्रॉब्लम पर्दे के पीछे हो रही है। अच्छा, ईयर ड्रॉप्स का यूसेज एक्सटर्नल ईयर इन्फेक्शंस में हेल्प करता है। अच्छा, तो ये तो बच्चों में बहुत ज़्यादा कॉमन बहुत प्रॉब्लम कॉमन होती है। है। ईयर पेन हो गया, जी, वैक्स जम गई जी। है, तो पेरेंट्स खुद से कोशिश करते हैं, चाहे वो वैक्स निकालना है, जी। चाहे वो ये जो ड्रॉप्स की बात की आपने, जी। ड्रॉप से वैक्स निकालना है, तो क्या ये असर नहीं करता है? नहीं, पहली बात तो खुद अटेम्प्ट नहीं करना चाहिए हमारे को, अच्छा। है ना, बिकॉज कान की जो किनाल है उसका लेंथ 2.5 सेंटीमीटर के आसपास होता है। अब वो उसकी शेप बिल्कुल स्ट्रेट ऐसी किनाल जैसी नहीं होती, इट इज़ वेवी। अच्छा, तो उसके अंदर कर्व्स आते हैं, है ना, और उसके एंड पे जो स्ट्रक्चर है वो भी एक इंक्लिनेशन पे बैठा हुआ है। सो जब तक हमें इन सब की चीज़ों को नॉलेज नहीं होगी। सेकेंडली कान हमारा है इतना माइक्रोस्कोपिक, तो उसमें अगर आप रफ हैंड से हेल्ड करोगे, फिर वैक्स को निकालने की कोशिश करोगे, तो कहीं ना कहीं वो इंजरी के चांसेस होते हैं। अच्छा, हम अपने पेरेंट्स से सुनते आए हैं, वो नहाते नहाते भी जैसे ईयर क्लीनिंग करते थे, कुछ ऑयल लगा लिया या कुछ ईयरबड्स यूज़ कर लिए, जी, तो वो शुरू से तो इस तरह से ही सुनते आए हैं, और आप कह रहे हैं कि ये सब रेकमेंडेड नहीं होता बिल्कुल भी है। नहीं मैम, कानों को क्लीन करना तो is क्या वो not प्रॉब्लम recommended। दे सकता है हमें? बिल्कुल दे सकता है। उसकी वजह से ईयर के इन्फेक्शन, ईयर के पर्दे के अंदर कमी, है ना, अगर आपको ऑलरेडी डायबिटीज़ है तो ये इन्फेक्शंस कई बार जानलेवा भी हो सकते हैं। अच्छा, ओके। सो ईयर क्लीनिंग इज़ अ मिथ। ईयर्स हमारी बॉडी के वो पार्ट हैं जो कि क्लीन नहीं करनी चाहिए अपने आप से। अगर कोई भी प्रॉब्लम डेवलप कर रही है, कम सुन रहा है, कान में पेन हो रहा है, तो आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की आवश्यकता है। तो खुद से आपको उसको बिल्कुल भी हिंडर नहीं तो करना आपको चाहिए। लगता है कि आउट ऑफ शेम, जैसे बाकी डिसीजेज में आउट ऑफ शेम लोग ईएनटी डॉक्टर के पास भी जाने से डरते हैं, कान में दिक्कत बताएंगे तो क्या निकलेगा? सी प्रॉब्लम इज इग्नोरेंस नॉट शेम, आई वुड से। मतलब लोगों को लगता है कि बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है, जब तक वो एक्चुअली बड़ी दिक्कत बन जाती है। अच्छा, तो वो उस चीज़ को डिले करते हैं। डेली बेसिस पे ओपीडी में बहुत ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको कान से डिस्चार्ज आ रहा है, महीनों से आ रहा है, दे आर नॉट बॉदर्ड अबाउट इट। किस तरह का डिस्चार्ज? येलोविश डिस्चार्ज, पस अच्छा, डिस्चार्ज, अच्छा। पानी जैसा डिस्चार्ज कान में पस? कान के अंदर अच्छा। पस। क्योंकि अब अगर आपने खुद से इसको क्लीन करने की कोशिश करी, कई बार पर्दे में सुराख हो जाता है, तो वो जो परफोरेशन है वो फिर ईयर इन्फेक्शंस को बार बार अंजाम देती रहती है। तो वर्स्ट सिनेरियो क्या हो सकता है, या आपने ओपीडी में ऐसा केस देखा हो कि खुद से कान साफ करने की कोशिश की हो, तो क्या वर्स्ट हो सकता है उसमें? सो आई हैड वन पेशेंट, डायबिटिक थे, तो उनको यही सिम्टम्स आया था कि मेरे कान में पेन हो रहा है। मैंने अपना कान क्लीन करा था, मेरे पास आए तो ऑलमोस्ट 2 महीने की उनकी हिस्ट्री रह चुकी थी। तो अनकंट्रोल डायबिटीज़ की वजह से जो कान का इन्फेक्शन था वो बोन तक पहुंच के वो दिमाग तक ट्रैवल कर गया Oh था। my God. And we lost that patient 4 months later because You lost? मतलब? yes, the patient died because of that one mistake that he did. Oh my God. मतलब इतना सीरियस है? इतना सीरियस है। अब उसमें अंडरलाइंग सिचुएशन थी, हर में ऐसा नहीं होता। उनको अनकंट्रोल डायबिटीज़ थी। अब डायबिटिक पेशेंट में वैसे भी आप थोड़े से इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ होते हो, तो वहाँ पे छोटे से इन्फेक्शन भी कई बार बहुत सीवियर बन जाते हैं। सो मैं हर पेशेंट को रिकमेंड करता हूँ कि अपने कानों को अब ना छोड़ें। द एग्जाम्पल विच आई गिव इज कि कान भगवान ने साइड पे बनाए हैं, सो दैट मीन्स दे आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड। अगर सामने बनाए होते तो यहाँ रखे होते और आप आराम से धो सकते थे। हाँ, सही बात है। सो इवन डॉक्टर ईशान, जैसे स्विमिंग करते टाइम कुछ ईयर वो प्लग्स का इस्तेमाल होता है, नहाते टाइम भी कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए ताकि कान में कोई पानी वानी ना जाए। इवन छोटे बच्चे, जो बिल्कुल छोटे बच्चे हैं जिनको मदर्स ने नहलाना है, दे ट्राई कि इस तरह से कान पे हाथ रखा जाए, तो क्या सजेशंस हैं उनके लिए? कान के अंदर अगर पानी चला भी जाए तो देयर इज़ नो हार्म, बिकॉज वो पानी 2 या 3 ml से ज़्यादा नहीं जाएगा। आपके कान का स्ट्रक्चर ऐसा है कि एंड में पर्दा है तो पानी कहीं अंदर नहीं जा रहा, वो पर्दे टकराएगा और थोड़ी देर बाद अपना भी निकल जाएगा। प्रॉब्लम आती है कि जब हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं, उस चक्कर में हम जो है कान के अंदर बहुत इंजरीज कॉज कर देते हैं। अच्छा। तो नॉर्मली अगर आपको लेट्स से अगर आपको कान में बार बार इन्फेक्शन आप प्रोन हैं, तो उस केस में आप नॉर्मल कॉटन या ईयर प्लग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो अगर कान में पानी जाता है तो वो अपने आप थोड़ा टाइम में निकल जाएगा, नहीं निकल रहा सीक एन ओपिनियन, दिखाइए किसी को, मोस्टली वैक्स होगी वही स्वेल अप कर जाती तो है। ऐसा तो नहीं होता जैसे किसी बच्चे के कान में पानी गया तो इमीडिएटली उसे नहीं पेन नहीं, हुआ? इमीडिएट अनलेस एंड अनटिल आपने उसको टच किया है, कुछ आपने दिक्कत दी है, अच्छा। तब वैसा कुछ नहीं। टच करने तक कोई पेन नहीं है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वो इन्फेक्शन तभी डेवलप करेगा जब आपने उसको क्लीन करा है, वहाँ पे इन्फेक्शन डेवलप हुआ है, जो कि पानी से सिर्फ नहीं होता है।
स्विमिंग डेफिनेटली, अब उसके अंदर वो जो केमिकल वाटर होता है, कई बार जब पानी में कान में जाता है तो वो इन्फेक्शन का चांस बन सकता है, तब उसमें भी आपको ट्रीटमेंट प्रॉम्प्ट करवाना है ना। ईयर प्लग्स का इस्तेमाल करना है यूज़ करते टाइम पे, और खुद से कान को क्लीन नहीं करना है। तो डॉक्टर, एक ईयरबड्स को लेके क्या क्या धारणाएं हैं इंडियन हाउस होल्ड्स में, आप कैसे, आपको लगता है कि वो सब मिथ्स? ईयरबड्स सबसे यूजलेस चीज़ है। अच्छा। आई मीन ईयरबड्स आर नॉट सपोज टू बी यूज्ड, बिकॉज वो उसका जो बेस्ट यूज है, जो मैं अपने पेशेंट्स को बोलता हूँ, दैट इज़ टू रिमूव योर मेकअप फ्रॉम योर आइज, दैट्स इट। कान को अगर आपने साफ करना, नहीं करना। अच्छा। बिल्कुल नहीं करना। अच्छा। बिकॉज पहली बात, आप जब कान क्लीन कर रहे हो, यू आर ब्लाइंड, यू कांट सी। सेकेंडली, अगर कोई और भी आपके कान क्लीन कर रहा है तो उनको वो मैग्नीफाइड व्यू नहीं मिल रहा, उनको वो छोटा सा होल मिल रहा है, उसमें दे कैन नॉट गेज कि वो कहाँ पे कैसे क्लीन कर रहे हैं। थर्ड, ईयर का स्ट्रक्चर हर इंडिविजुअल का डिफरेंट है। किसी किसी की कैनाल बहुत वाइड होती है, किसी कैनाल बहुत नैरो विद बहुत सारे बेंड्स होती हैं। तो हर एक इंडिविजुअल अगर ईयर क्लीनिंग पे आ जाए तो कहीं ना कहीं वो इंजरी के चांसेस हमेशा बढ़ जाते हैं। तो ये जो वैक्स निकालते हैं डॉक्टर, मतलब अदरवाइज भी कई पेशेंट्स इस तरह के आते हैं कि वैक्स रिमूवल के लिए आते हैं जी। तो वैक्स क्या बहुत ज़्यादा जम के, मतलब वो बहुत प्रॉब्लम दे सकती है, पेन वगैरह भी कर सकती है? सो वैक्स कभी पेन नहीं करती, बट होता क्या है कि वैक्स की वजह से आपको 60 डेसिबल तक का भी हियरिंग लॉस डेवलप कर सकता है। आपने अगर वैक्स को खुद क्लीन करने की कोशिश करी तो कई बार वो इम्पैक्ट हो जाता है, मतलब वो पर्दे के पास जाके बिल्कुल चिपक जाता है। अब जो कान का पर्दा वो एक डायनामिक ऑर्गन है, वो आप जब भी कुछ पानी पीते हैं, है ना, छींकते हैं, तो वो मूव करता है। अच्छा। अब जब वो वैक्स वहाँ पे जमा है तो जब वो पर्दा मूव करता है तो कई बार उसकी वजह से आपको थोड़ा बहुत डिस्कम्फर्ट रह सकता है। ईयर वैक्स एक नॉर्मल प्रक्रिया है कि जो हमारे कानों की प्रोटेक्शन के लिए बनी है, उसको निकालने के लिए नेचर ने 2 पैटर्न्स बनाए हैं कि अपने आप वो वैक्स कैसे निकल सकता है। पहला, जो हमारी स्किन की मैच्योरिटी होती है वो इस वे में होती है कि नई से स्किन बननी शुरू होती है अंदर की तरफ से, एंड जैसे वो मैच्योर करती है वो बाहर की तरफ माइग्रेट करती है। दैट इज़ नंबर 1। नंबर 2, जो आपका जॉइंट है, जो आपका ये जॉ जॉइंट है, ये भी कहीं ना कहीं इस वैक्स को आगे की तरफ प्रोपेल करता है। अच्छा। तो जब हम लोग ईयरबड्स यूज़ करते हैं तो हम इन दोनों ही प्रक्रियाओं को इम्पीड करते हैं, तो उसके ये कई बार वैक्स के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सेकेंडली, वैक्स जो है वो आपका एक जेनेटिक ट्रेट, मतलब किस इंसान में किस तरह की वैक्स बनेगी, इट्स ऑल कंट्रोल्ड बाय योर जीन्स। सो नो अमाउंट ऑफ मेडिकेशन कैन ऑल्टर दैट। सो अगर आपको ड्राई वैक्स बनती है तो ड्राई वैक्स ही बनेगी, अगर आपको वेट वैक्स बनती है तो वेट वैक्स ही बनेगी। अगर आप उसको ज़्यादा छेड़ोगे तो आपको तंग करेगी, अगर नहीं तो मेरे हिसाब से किसी को यूजुअल, ऐसे बोलते हैं ना, पीरियोडिक ईयर क्लीनिंग की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा, जैसे कान में इचिंग हुई, वी यूज आवर नेल्स और फिंगर समटाइम्स, मतलब चाहे वो इग्नोरेंस में ही कर दिया, दैट इज नॉट रिकमेंडेड। दैट इज नॉट रिकमेंडेड मैम, बिकॉज अगेन लाइक आई सेड कि कान की स्किन इज वेरी थिन, so even a small scratch can cause you land you in trouble. It is just your bad luck. कई बार कान में कोई स्क्रैच आया एंड इट ब्लीड्स, सो उसमें जैसे हम लोग नॉर्मली करते हैं कि जस्ट प्रेशर अप्लाई किया तो कोई भी ब्लीडिंग उससे बंद हो जाती है। सो दैट इज सेफ, या वो भी इन्फेक्शन वगैरह दे सकता है? इन्फेक्शन डेवलप करना फिर अगेन वो हमारे लक पे डिपेंड करता है, कई बार, है ना, कई बार आप ईयरबड्स तो कितने सालों से यूज़ कर रहे हैं, यू डोंट एंड अप इनटू हैविंग इन्फेक्शन एवरी टाइम। सो इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर लक एज वेल एट दैट पर्टिकुलर डे। तो बट यही है कि जितना आप उसको प्रिवेंट करोगे उतना आपके लिए बेटर रहेगी। अच्छा, ईयरबड्स की बात की है, बिल्कुल जो न्यू बॉर्न्स होते हैं उनके तो कान हल्के हल्के ईयरबड्स से क्लीन किए जाते हैं, क्या उनको भी कोई दिक्कत होती है? बच्चों को, छोटे बच्चों को बिल्कुल स्ट्रक्चर तो सेम है। हाँ हाँ, है ना, और उनके कान तो आई थिंक ज़्यादा सॉफ्ट है, उनके पर्दे वगैरह, है ना, उनकी जो ईयर ड्रम की जो लोकेशन है वो भी थोड़ा डिफरेंट है, कान का साइज कंपेरेटिवली थोड़ा छोटा है, तो उनमें तो वैसे भी कुछ नहीं करना चाहिए। इनफैक्ट अगर बच्चे को ईयर डिस्चार्ज भी डेवलप करता है तो उनमें तो हमको प्रॉम्प्ट एक मेडिकल एडवाइस की आवश्यकता जरूर पड़ती है, बिकॉज ज़्यादातर अगर 6 महीने से कम उम्र है बच्चे की और उसको ईयर डिस्चार्ज हो रहा है तो उसको काफ़ी सीरियसली ट्रीट करना चाहिए। उन केस में जो गाइडलाइंस भी वो बोलती हैं कि हमें इमीडिएट एंटीबायोटिक्स भी स्टार्ट करनी चाहिए, बिकॉज बच्चों में ये इन्फेक्शन कभी रैपिडली डेवलप कर जाता है। इवन रेनी सीजन में तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा डॉक्टर, क्या स्टार्ट हमने पॉडकास्ट की इसी से की थी कि ईयर जो पॉड्स हैं या फिर ईयरफोन्स है कितना हार्मफुल है, तो आपका आजकल जितने भी लोग यूज़ करते हैं उनको क्या सजेशन? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब जो आपको हेडफोन्स हैं वो हमेशा बेटर है एज कम्पेयर टू एयरपॉड्स, नंबर 1। नंबर 2, नॉइज़ कैंसिलेशन मोड इज़ ऑलवेज बेटर बिकॉज वो आपकी एम्बिएंट नॉइज़ को कट करता है, आपकी रिक्वायरमेंट को कम कर देता है। थर्ड, रूल ऑफ 60-60, या आपने 60% ऑफ द एंटायर वॉल्यूम यूज़ करना है एंड नॉट फॉर मोर देन 60 मिनट्स। फोर्थ वुड बी कि दिस इज़ वन डिजीज़ अगर डेवलप हो गई तो इसका क्योर नहीं है,
इसको आप प्रिवेंट ही कर सकते हो। तो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप संभल के चलें, कि जितना आपको रिकमेंडेड है उतना यूज़ करें। जहाँ पे भी सिम्टम्स आते हैं तो उसका एक प्रॉम्प्ट ट्रीटमेंट आप किसी स्पेशलिस्ट से जरूर लीजिए। और क्या रूटीन में भी एक बार चले जाना चाहिए कान दिखाने अपने डॉक्टर के पास? जनरली अगर आपको सिम्टम्स नहीं है तो फिर जरूरत नहीं है उस चीज़ की। मतलब ऐसा ना कि नहीं, मैं क्लीनलीनेस के पर्सपेक्टिव से बात करी, जैसे आपने कहा कि कान को हाथ भी नहीं लगाना है जी। मतलब ईयर जो है अपनी खुद का ध्यान रखता है। अच्छा। वो अपने आप एक सेल्फ क्लेंजिंग ऑर्गन है, ठीक है। तो जनरली अगर आपको सिम्टम्स डेवलप नहीं हो रहे हैं तो आपको किसी ईएनटी को दिखाने की आवश्यकता नहीं, जस्ट फॉर द ईयर पर्पसेस, ठीक है। नहीं, अदरवाइज जैसे आपने वैक्स की बात की है, तो हाउ डू यू नो कि वैक्स कान में बहुत जम गई तो है? उसके अंदर फिर आपको ऑरल फुलनेस, कान के अंदर भारीपन और सुनने में दिक्कत, ज़्यादातर केस में 2 सिम्टम्स डेवलप होते हैं। तो अगर ये डेवलप हो रहा है तो खुद करने की बजाय आप किसी स्पेशलिस्ट को दिखाएं। तो आई मीन आजकल तो ये यूज एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स, तो उसमें तो 5 मिनट्स में यू गेट अप। एंड यू टॉक्ड अबाउट दिस जो एक डिस्चार्ज होता है कान में, सो इज इट अ सीरियस थिंग और उसी टाइम जाना चाहिए? जी, तो दैट डिस्चार्ज कैन आई मीन सिग्निफाई इन्फेक्शन। अब वो इन्फेक्शन आपके मिडिल ईयर से भी आ सकता है, आपके इनेक्शनल ईयर से भी आ सकता है। तो ईयर डिस्चार्ज इज ऑलवेज अ वेरी सीरियस सिम्टम, जिसको हमें कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। डॉक्टर ईशान, आजकल कई जगह पर हमने देखा है कि कुछ लोग वो क्लेम करते हैं कान साफ कर देंगे हम आपके, और कुछ मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इज इट अ सेफ प्रैक्टिस? नो मैम, इट इज़ नॉट अ सेफ प्रैक्टिस, है ना। ईयर इज़ अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, तो उसमें यू रिक्वायर अ प्रोफेशनल क्लीनिंग, एंड मेजॉरिटी ऑफ दीज रोड साइड क्लीनर्स दे डोंट हैव दोज इक्विपमेंट्स। नंबर 1, लैक ऑफ सेफ इक्विपमेंट इज़ देयर, तो वो इक्विपमेंट सेफ नहीं, उतने स्टेराइल नहीं होते। सेकेंडली, प्रॉपर विजुअलाइजेशन नहीं है। कान एक कैनाल है, उसमें आपको एक अच्छी लाइट चाहिए अगर आपको वैक्स को क्लीन करना है। सेकेंडली, मेजॉरिटी ऑफ दिस वैक्स ये आपकी ईयर कैनाल पे अटैच होती है। तो जब आप उसको रिमूव करते हो तो अगर आप यू आर नॉट केयरफुल तो इट कैन कॉज इंजरीज। अब रूटीन प्रैक्टिस में बहुत सारे पेशेंट ऐसे आते हैं जिन्होंने कई बार रोड साइड क्लीनिंग कराई हुई होती है, एंड दे लैंड अप इनटू अ वेरी सीवियर इन्फेक्शंस। अच्छा। क्योंकि वो एक सही तरीका नहीं है ये क्लीनिंग कराना। ऑल्दो इट इज़ आई मीन वेरी कन्वीनियंट कि लेट्स से आप कहीं जा रहे हो, आपके कान में कोई दिक्कत हुई, आपने दिखा दिया, बट अगेन दैट इज नॉट सेफ। So they are not professionals. They are not professionals in a way. First of all, they are not medical practitioners. They are not trained enough to do these things, है ना। एंड ये एक ऐसा सेंसिटिव मैटर है जो कि आपकी आई मीन कैन अफेक्ट योर क्वालिटी ऑफ लाइफ बैडली। सो ये थे हमारे साथ डॉक्टर ईशान कौशिक। और आज कल जिस तरह का ट्रेंड चल रहा है, म्यूज़िक सुनना, लाउड म्यूज़िक सुनना, लाउड नॉइज़ सुनना, और ऑक्यूपेशनल किस तरह के आजकल पेशेंट्स आते हैं जिनके ऑक्यूपेशन ही ऐसी है कि उनके कानों की जो सुनने की क्षमता है उन पर असर करता है, उसके बारे में आज हमने डिटेल से जाना है। तो डॉक्टर के बताए गए सुझावों को अगर हम दिमाग में रखें तो किसी भी तरह के कान की दिक्कत से हम बच सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच।